दोस्तों, मैं हूं पराग और आज मेरे साथ जो शख्सियत है वो अद्भुत है। पर्दे पर जितना वो बुरा आदमी है उतना ही रियल लाइफ में दिल का खरा और सोना आदमी है। ऐसा अभिनेता कि जिसने जो किरदार किया वो आपके सामने ऐसा जीवंत किया कि उस किरदार के अलावा उसकी शख्सियत आप पहचान नहीं सकते। मैं बात कर रहा हूं वन एंड ओनली गुलशन ग्रोवर की। बहुत बहुत स्वागत है भाई। ब्रदर, मेरे दोस्त पराग, मेरे बरसों के दोस्त पराग, आप करियर की शुरुआत के समय से मेरे दोस्त पराग, आपके मुंह से ये सब शब्द सुनकर मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो क्या बात है। गया। कैसी चल रही है जिंदगी? ऊपर वाले का आशीर्वाद, मेहनत, काम में विश्वास एंड फिल्म मेकर्स का, चाहने वालों का, फैंस का, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो प्यार मिल रहा है, उस सब की वजह से यूं लगता है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑल इज फाइन। क्या बात है। मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू। जैसे आप बोल रहे हो समय बदलता है ना, समय बदलता जा रहा है और बदलते समय के साथ साथ अजीबोगरीब प्रैक्टिसेस शुरू हो गई कि जब गुलशन ग्रोवर ऐसा हैंडसम बन के बाहर निकले, बाहर पेपराजी वाले खड़े रहते हैं। ये पेपराजी कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है आपको लगता? देखिए, दो नजरिए हैं। अगर आप बदलते समय के साथ बदल नहीं रहे हैं, 100% नहीं, जितनी आपको पसंद है चीज, जितनी आपकी पर्सनालिटी, शख्सियत, विश्वास आपको अलाउ करता है, तो आप इवॉल्व कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, आप जीवन के साथ संग चल रहे हैं। अगर आप रेजिस्ट कर रहे हैं, हर चीज में आप फॉल्ट निकाल रहे हैं, तो आपके हालात पेड़ के नीचे बैठे हुए उन 5-6 बुड्ढे ताऊओं की तरह से है, जो कहते रहते हमारे जमाने में वो देखो वो लड़की जा रही है, ऐसे थोड़ी होता है, ये देखो जी ये बनेगा खिलाड़ी, ये वो हर चीज में उनको कुछ डिफेक्ट लगता है। वो रॉन्ग नहीं है, क्योंकि बदली हुई चीजें से वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है, आपका कारोबार, जहाँ आप रहते हैं उस बिल्डिंग में रहने का तरीका, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, जो कॉलीग्स हैं, जो आपका परिवार है, आपकी वाइफ, बच्चे, दूसरे सब लोग, वो भी तो बदल रहे हैं। जिस प्रकार से हम अपने माता-पिता के साथ थे, जिस प्रकार से माता-पिता की प्रेज़ेंस से, उनके घर में होने से हमारा बिहेवियर था, उस प्रकार का आज के बच्चों में नहीं है। पर आज के बच्चे गलत नहीं हैं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी क्यों रोक दी जाए कि माँ या पिता पास में हैं? हाँ। इट्स नॉट राइट। इसके अलावा उस समय, जैसे हम दोनों कैमरा शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि पहले बहुत सारी चीज़ें बस आप थोड़ी देर याद कर लो, याद रह जाती थी। याददाश्त अभी भी है, पर माइंड के अंदर जो क्लटर हो गया है, मल्टीपल थॉट्स, मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल हैपनिंग्स, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। इसलिए जैसे मैं नेक्स्ट डे के सारे काम लिख लेता हूँ, पेपर पेन पे लिख लेता हूँ या मोबाइल पर लिख लेता हूँ। 90% जिन मेरे एसोसिएट्स ने काम करना है, उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ मैसेज, कल ये तुमने करना है, सबको ही। उसमें ये है कि जब वो मुझसे मिलने आएँगे तब मेरा दिमाग किसी और चीज़ में होगा। अरे! मेरे बारे में तो एक बार और भी मशहूर बात है और बड़े हँसते हैं लोग। मैं जब मिलने जाता हूँ, कोई मीटिंग के लिए जाता हूँ, यहाँ-वहाँ की हलवाई करने के बाद जेब से एक पर्ची निकालता हूँ। मैंने जो-जो विषय डिस्कस करना है वो मेरे पास लिखा हुआ है। अच्छा। 1000% अगर किसी मित्र से, बिज़नेस एसोसिएट पर्सन से मैं मिलने गया, थोड़ी देर बोला, "यार वो पर्ची नहीं निकाल रहे हो यार तुम?" तो मैं समझता हूँ कि बदलते हालात को एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके साथ-साथ मैं कहता हूँ, मैं इसमें विश्वास करता हूँ कि जैसे पापराज़्ज़ी की आपने बात की, वो हमें हमारी खबर, हम कैसे दिखते हैं, क्या कर रहे हैं, वो घर-घर तक, हमारे फैन्स तक पहुँचाते हैं। उनकी प्रेज़ेंस बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कहूँगा, एयरपोर्ट पे जब मैंने पिछले कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, जब एयरपोर्ट पे मैं देखता हूँ वही पापराज़्ज़ी जो आपको फ़िल्म के फंक्शन में मिलते हैं, तो आप ऐसे खड़े होके पोज़ करके, हाय! एयरपोर्ट पे आप ऐसे दिखाते हैं
कि जैसे ये कौन अनवांटेड लोग आ गए हैं, हाय 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 मेरी प्राइवेसी में इंट्रूड कर रहे हैं, जबकि आपके मैनेजर ने, आपके पीआरओ ने, आपके सेक्रेटरी ने पैसे देकर बुलाया है। आपको पता है इनको सपना थोड़ी आएगा कि इतने बजे ये सेलिब्रिटी यहाँ एयरपोर्ट पे आने वाले हैं, वहां को बैठने की कंफर्टेबल जगह भी नहीं है, आपने बुलाया है। अब आप क्यों एक्टिंग कर रहे हैं? एक सेकंड रुकिए, मुस्कुराइए। यू डोंट हैव टू बी ओवर फ्रेंडली, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बट यू हैव टू एक्नॉलेज देयर प्रेजेंस, देयर पार्ट ऑफ योर फैमिली। एंड यू आर रनिंग समबडीज किचन। हाँ, नहीं इसके अलावा, अरे भाई वो आपकी तस्वीर छाप रहे हैं, सो एंड सो स्पॉटेड एट एयरपोर्ट, और घर जाकर क्या लाउंज में पहुंचते ही आप इंटरनेट पे चेक भी करते हैं कि मेरा डाला कि नहीं डाला। सही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अहम हिस्सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मतलब हाइट, ये जो डिजिटल बदलाव आया है हम सबकी जिंदगी में, हाइट तो ये हो गई कि मतलब प्लेटफॉर्म्स या कास्टिंग डायरेक्टर, मतलब अब आपका प्रोफाइल देख के कास्टिंग कर रहे हैं एक्टर्स का कि यार कितने फॉलोअर्स हैं। ये अति है मुझे लगता है। ब्रदर क्या है कि हम और लेटर ईयर्स में ये विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। इवेंचुअली अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके साथ है, एलिमेंट्स एंड सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं कि आपको विजय मिलती है, आपको काम मिलता है, आप जिस मंशा से जहां कहीं गए हैं वो पूरी होती है। उसमें एलिमेंट्स बदलते रहते हैं। पहले एलिमेंट्स ये हो सकते थे कि आप बिल्डिंग में घुसे, आपने प्लेजेंटली वॉचमैन से बात करी, मुस्कुराए, उसके दिल से कोई अच्छी आपके लिए दुआ निकली, आप आगे गए, रिसेप्शन पे पूछा, कुछ ऐसा हुआ। सम एलिमेंट्स वर्कड। वो आदमी, वो डायरेक्टर, वो फिल्म मेकर जो आपको इतने दिनों से, इतने महीनों से मिल नहीं रहा, वो सामने से ही आ गया, कुछ बात करने लगा और बोला अब आओ मंडे को आओ। ऐसा क्या है आपके चेहरे में, ऐसा क्या आपकी प्रेजेंस में जो 3 महीने से नहीं था? 3 महीने धक्के खा खा के रोज, मैं तो रोज जाता था तस्वीरें लेकर जगह जगह। श्रीराम कॉलेज से एमकॉम करने के बाद मेरा जितना पढ़ा लिखा एक्टर क्या फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी नहीं था। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, 100% मार्क्स, डिस्टिंक्शन, ये वो, एमकॉम, तस्वीरें लेकर, दूरदर्शन के सर्टिफिकेट्स लेकर, आकाशवाणी के सर्टिफिकेट्स लेकर, सारी चीजें लेकर जो प्रूव करती है कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। मैं रोजाना फिल्म मेकर्स के ऑफिस में जाता था। 3-3, 4-4 महीने में उन फिल्म मेकर्स से मिल ही नहीं पाया। उनके वॉचमैन या प्यून से मिल के आया था, आज तो बहुत बिजी, मूड भी खराब है, संडे को आ जाओ, कम भीड़ होती है। ऐसी ऐसी चीजों से विश्वास रख के कि फिर कुछ होगा, फिर कुछ होगा। पढ़ा लिखा आदमी था यार। These are very strange, illogical things. I mean, मेरी तो एलिमेंट्स वर्क फॉर यू, एलिमेंट्स मेक इट हैपन। तो आई थिंक अगर किसी को डिजिटल पे देख कर के आपके कितने फॉलोअर्स हैं, उससे उसे लगता है कि आपकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है और उस वजह से आपको काम मिलता है, तो बी इट यार, क्या फर्क पड़ता है। ये बड़ा फॉल्स वो है ना, जैसे अंधेरे में आपके कैंपस में लाइट जली होती तो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है, ये उसी तरह की फॉल्स सिक्योरिटी है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़े बड़े स्टारों के 45 मिलियन, 50 मिलियन, 35 मिलियन, क्योंकि लाइक तो लेकिन 12-25-30 एक फिल्म हिट होने के लिए सिर्फ 5.5 लाख लोग लगते वो हैं। नहीं आते। तो आपके 45 मिलियन का क्या करें हम? तो ये बात तो लॉजिकल है, और जो 45 मिलियन से इंप्रेस होते हैं या अब मुझे एक बात बताइए, मैं जैसे महंगी गाड़ी खरीदने के खिलाफ हूं, और पूरी दुनिया को महंगी गाड़ी में विश्वास है। यार किस गाड़ी से आप उतर, मैं कहता हूँ उतर कौन रहा है, वो होता है। एग्जैक्टली। हाँ, हम जाते हैं फंक्शन में, रेड कार्पेट पे बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां होती हैं, और जो ऊपर वाले की कृपा से गुलशन ग्रोवर उतरता है तो अपराधी चिल्लाते हैं ना, बैटमैन आ गया, ये है वो है, लोगों का प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। या दूसरा कोई और हमारा मित्र आता है, तो कार से नहीं प्रभावित, पर लोग कार खरीदते हैं ना इतनी महंगी। मुझे महंगी कार अजीब लगती है। तो मेरा ये समझना है कि अगर किसी को उसमें विश्वास है, रहने दीजिए। एक अभी आपने बड़ी सुंदर बात बोली कि जब किसी सिक्योरिटी गार्ड से मिलते हैं उसकी दुआएं चलती है, या कई सारी चीजें। और आजकल मतलब हमारी दादी नानी कहती थी, आपको भी याद ही होगा, कि हमेशा शुभ शुभ बोलो, ऊपर वाला
हमेशा आशीर्वाद देता रहता है। हम्म, हम्म, और अब वो दौर हमारी इंडस्ट्री में कुछ ज्यादा ही और आया है, तो उसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। बिल्कुल जी। आप देखिए, हम भी जब घबराते हैं तो अ, आपको लगता है ऐसा ना हो जाए, तो आपके आसपास के सभी लोग ये कहते हैं, अच्छा मैनिफेस्ट करो, अच्छी फीलिंग लाओ तो अच्छा मैनिफेस्ट होगा। मेरी दोस्त है महिमा चौधरी, तो वो बार-बार वो शाहरुख का डायलॉग है, उसी उसी की पिक्चर जिसमें उसने महिमा, कि जब आप किसी को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपका साथ देती है और वो हो जाता है, यू नो। तो शी कीप सेइंग दिस वेरी रेगुलरली कि चूँकि मैनिफेस्ट होने का या शुभ-शुभ बोलो, शुभ-शुभ होगा का एक दूसरा रूप है। शाहरुख का डायलॉग बहुत फेमस डायलॉग है किसी फ़िल्म का। तो मेरा ख़्याल है ये बात अच्छी है, कोई बुरी बात नहीं है। मैं भी इस पर काम कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इसको 100% कर पा रहा हूँ, मैं करना चाहता हूँ कि हर चीज़ पॉज़िटिव सोची जाए, हर चीज़ पॉज़िटिव फिर मैनिफेस्ट होगी, ऊपर वाला करेगा। अभी आप बता रहे थे कि आप मतलब फर्स्ट क्लास एमकॉम करके यहाँ पर आए, लेकिन मतलब ये दिल्ली के एक परिवार का लड़का जब बोलता है कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, तो ये तो सदमा सा है पहली बार तो। देखिए, मेरे लिए भी सदमा था, जो पहले मैं अकेले अपने आप के साथ डील किया, बिफोर आई वेंट टू माय पेरेंट्स, माय फादर। अच्छा, यू फॉट विथ योरसेल्फ एज वेल। हाँ, यार ब्रदर, उस ज़माने में श्रीराम कॉलेज में से अगर आप पढ़ाई कर लें, तो मल्टीपल करियर ऑप्शंस बेस्ड ऑन योर एकेडमिक्स आर अवेलेबल। फटाफट कमाई शुरू हो जाएगी, कुछ करने लगेंगे आप, अच्छे कपड़े पहनकर आप काम पर जाएँगे। अब आप ऐसे करियर की तरफ जा रहे हैं जिसका आपको कुछ पता नहीं है। उस शहर में जा रहे हैं जिसे आपने सिर्फ़ फ़िल्मों में देखा है, वो भी जू बीच, ज़िंदगी कैसी है पहेली हाय, उतना बॉम्बे देखा था बस फ़िल्म फ़िल्म में, या कोई और फ़िल्म में छोटा-मोटा। आप उस जगह पर जा रहे हैं, अनसर्टेनिटी, यू डोंट नो व्हाट्स राइट, यू डोंट नो व्हाट इज़ द वे, हू यू शुड मीट, वेयर यू शुड स्टार्ट। और आपने पढ़ाई करी है कॉमर्स की, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लॉजिकली फ़ॉलो होती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मेरे लेट फ़ादर साहब, मेरी माताजी, लेट माताजी और मेरे सिबलिंग्स, मेरे परिवारजनों का सपोर्ट था। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि सबको मेरी मेहनत, सच्चाई और लगन में बहुत विश्वास था, क्योंकि वो बचपन से दिखाई दे रहा था कि ये ऐसे ही ऐश करने नहीं जा रहा, ये फिर पूरी मेहनत से लगेगा। उन सब की वजह से यहाँ तक कि जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं, छोटी जगह में, गाँव में पूरा गाँव क्या कहते हैं कि किसी के लिए विश करता है। पास-पड़ोस के लोग, आस-पास के लोग, हमारा लड़का बनेगा, अरे ये लड़का ज़रूर बनेगा, ज़रूर बनेगा। तो उस पूरे विश्वास के साथ आया था और उन सब के आशीर्वाद मुझे लगे आज तक लग रहे हैं। ऑडेस्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेस में मैं बोल रहा हूँ, जब जिन-जिन फ़िल्मों में बाद में मैंने काम किया, मैंने उनको बताया नहीं। मैं 4-4 महीने तो उनके ऑफ़िस में आके उनके वॉचमैन से, उनके पियून से ही मिलकर चला गया, क्योंकि मुझे ऊपर तक मिलने ही नहीं दिया उन्होंने। तो मेरा ये मानना है कि गॉड मेक्स इट हैपन। Along with that, I believe in tremendous amount of sincerity, hard work, knowing what you're doing, being prepared, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी एलिमेंट्स को आपको कंबाइन करना होगा, वो आपका मेहनत का हिस्सा है। मतलब मैं वो ऐसे ही सोच रहा था कि अब मैं जो पढ़ भी रहा था और हमारी पहले बातचीत भी हुई कि वो बचपन जो इतने स्ट्रगल से गुजरा कि स्कूल जाते जाते भी सामान बेचने की नौबत थी, उस घर का लड़का ये तय करे कि मैं अंधे कुएं में छलांग लगाने जा रहा हूं, तो पहला रिएक्शन तो ब्रदर, पहला, दूसरा, आखिरी सरप्राइज का ही है, डिसबिलीफ का ही है, आज भी डिसबिलीफ है। अच्छा। और वो भी कुआं, उसमें आप जा रहे हो। जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं खलनायक बनूंगा, तो सब घूम के देखते थे, यार इसकी तो हाइट भी नहीं है, बॉडी भी नहीं है, थ्रेटनिंग भी नहीं है, ऐसी कुछ वो भी नहीं है, क्या ऐसा कुछ डोमिनेटिंग पर्सोना भी नहीं है। कहाँ से खलनायक बनेगा ये?
तो हर चीज तो अगेंस्ट थी, वो कुआं आपके लिए बहुत वाइड था। फिर वही बात, अपनी मेहनत में, सच्चाई में विश्वास, ऊपर वाले में विश्वास, अपने आसपास के लोगों से जिनसे आपका इंटरेक्शन हो रहा है उनकी पॉजिटिव हेल्पफुल एनर्जी। मुझे तो हर कदम पे जब मैंने काम करना शुरू किया, हर आदमी ने हेल्प किया। अभी कुछ समय पहले हम शत्रुघ्न जी की बात कर रहे थे। शत्रुघ्न जी ने मुझे ऐसी ऐसी फिल्मों में रेकमेंड किया, मैं तो पहले उनको जानता ही नहीं था। एक सेट पर ऐसा सबब हुआ जहां पर उन्हें मेरी सिंसेरिटी ट्रांसलेट हुई कि यार बड़ी सही बात कह रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है यार। शबाना आजमी जी, मैंने हम पांच में उनके साथ छोटा सा रोल किया था। अभी हाल ही में मेरा बेटा संजय ग्रोवर और बोनी कपूर बैठे थे, कुछ बातें चल रही थी, तो बोनी और अनिल के फादर सुरेंद्र कपूर जी, लेट सुरेंद्र कपूर जी, उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की। वो मुझे अनिल कपूर, मजहर खान, ये दोनों मेरे क्या कहते हैं कि एक्टिंग स्कूल के बैचमेट थे। तो लेट सुरेंद्र कपूर जी ने मेरी एग्जामिनेशन के टाइम पर मेरा काम देखा था, जो उन्हें बहुत पसंद आया था। उन्होंने मुझे एफसी मेहरा साहब के पास ले जाकर रेकमेंड किया। मेहरा साहब ने बोला उमेश जी से मिलाओ और राजीव से मिलाओ। उनको तो बोला उमेश और राजीव से मिलाओ, इनको वो डायरेक्ट करते हैं पिक्चर। एक बार गए तो उमेश जी मिले, फिर 5-7 दिन के बाद फिर सुरेंद्र अंकल मुझे लेके गए, राजीव से मिलाया। अच्छा, लेके गए? हाँ हाँ, वाह। उनके ऑफिस में लेकर गए। सुनील दत्त साहब ने मुझे हेल्प की। हर शख्स जिससे मेरा इनकाउंटर हुआ, I can, मतलब 1,000 क्या 1 lakh people helped me. Mithun Chakravarti helped me. So many people helped me. Almost every actor that I worked with or director that I worked with, Mahesh Bhatt साहब, Raj Sippi, Romu Sippi, you name it, KC Bokadia, so many of them. तो ये जब आप सिंसियर होते, आपकी लगन सच्ची होती है, एंड अगेन ऊपर वाला वो चीजों को मैनिफेस्ट कर देता है। क्या बात है। तो दत्त साहब से आप कैसे टच में आए? मैं एक्टिंग स्कूल, रोशन तनेजा साहब, लीड रोशन तनेजा साहब के एक्टिंग स्कूल में मैंने एक्टिंग सीखी। तनेजा साहब ने मेरी बहुत हेल्प की और उन्होंने मुझे ऑल्सो एक्टिंग स्कूल में एज अ टीचर नौकरी दी। अच्छा। नॉर्मली एक टीचर को एक क्लास मिलती है, मुझे तो उन्होंने 2-3 क्लासेस पर डे दे दी। जितनी क्लासेस उतने पैसे मिलते थे। आपके सर्वाइवल के लिए अच्छा है, प्लस यू आर इन कांस्टेंट टच विद योर क्राफ्ट। वो यंगस्टर्स जिनको आप सिखा रहे हैं, इनडायरेक्टली वो भी आपको कुछ सिखा रहे हैं, क्योंकि वो नए तरीके से कुछ चीज़ों को पेश कर रहे हैं। उनकी रॉ एनर्जी में कुछ इंटरेस्टिंग बात है। उस समय संजय दत्त, कुमार गौरव, टीना मुनीम, विजेता पंडित, सनी देओल, ये सभी रोशन तनेजा साहब के पास में ट्रेनिंग कर रहे थे। मैं उनका टीचर था। क्या बात है। तो उस इंटरैक्शन, टीचिंग इंटरैक्शन के दौरान लेट सुनील दत्त साहब ने मुझे देखा और उन्होंने मुझे फिल्म रॉकी में रोल दिया, जिस रोल से मैं खुश नहीं था। उन्होंने मुझे संजय दत्त के दोस्त का रोल दिया, जो कि कॉमिकल था। मैं खलनायक बनना चाहता था, बहुत अंदर से नाखुश था, पर मुझे खलनायक की नज़र से देखा ही नहीं उन्होंने, क्योंकि जिस प्रकार का मेरा और संजय दत्त का इंटरैक्शन उन्होंने क्लास में देखा था, उसे लगा कि ये ऐसा दोस्त जो एडवाइजर है, जो कि मैं एक्टिंग स्कूल में था, मैं और टीचर भी था। हाँ, दोस्त के साथ टीचर था। टीचर था। ये रोल इसे करेक्ट सूट करेगा। तो इस प्रकार से मुलाकात हुई। क्या बात है। सो अभी आपने क्राफ्ट की बात की, बहुत रेयर मौके आते हैं एक पत्रकार के साथ भी कि जब एक्टर से क्राफ्ट की बात हो। जैसे मैंने आपकी इंट्रोडक्शन में भी कहा कि आपके हर कैरेक्टर को आप इतना बढ़िया डिजाइन करते हैं कि वो बॉडी लाइन में आता है, सारे कैरेक्टर। और आपने जितने कैरेक्टर्स खुद बनाए हैं अलग अलग, आपने गेटअप भी खुद ही चूज किए, सब अलग अलग बनाए आपने, तो क्या आपका प्रोसेस होता है उसके पीछे? पहली बात तो ये इनकरेक्ट है कि वो सब गेटअप मैंने बनाए, मैंने चूज किए। यस, फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, माय फेलो एक्टर्स वर काइंड एट टाइम्स टू लिसन टू माय सजेशन। जो मैं तैयारी करके सजेशन बनाकर गया था,
ये उनकी फॉरवर्ड थिंकिंग थी, उनकी मैग्नेमिटी थी कि उन्होंने उसे कभी कभी पूरा एक्सेप्ट किया, कभी कभी कहा कि इसको ऐसे मॉडिफाई कर दे। तो उसका पूरा श्रेय उनको जाता है। मैं तो चार चार अलग तरीके से डिज़ाइन करके लेकर गया था कि कुछ मान लें इस बात को। हाँ, ये बात ज़रूरी है, मैं चाहता था कि मैं जैसा पिछली फिल्म में लगा हूँ, अब इस फिल्म में वैसा ना लगूँ। उसके लिए मैं और मेरे मेकअप दादा सुरेश दादा, मेरे विग मेकर मलिक विग, मेरे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर माधव मेंस मोड, एंड ये चारों का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता था। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन का कंट्रीब्यूशन था। मोबाइल तो था नहीं, कोई अच्छा इंटरेस्टिंग लगा तो फोटो खींच लो। हम चेहरा याद रखते थे, बार बार उस आदमी के पास से गुजर के जाते थे, देखते थे। कभी कभी कहीं पर जा रहे हैं, सुरेश साहब बोलता एक मिनट आइए, एक बहुत इंटरेस्टिंग वो दिखाना है, तो ले जाकर वो गौर से देखते रहते थे। अगर शूटिंग है तो स्टिल फोटोग्राफर को बोलते थे यार इसकी फ़ोटो खींच के हमको दे दो। तो वो मेहनत हम बहुत करते, अभी भी करते हैं, लेकिन इसका श्रेय ये सही है, इसको इतना रखो, ऐसा करो, या इसे एक्सेप्ट करना, वो फिल्म मेकर का है। मैं आज भी विश्वास करता हूँ, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया और अच्छी बात होगी। पहले तो हीरो कुछ भी नहीं चेंज करते थे। हाँ, मतलब मिठुन दा मेरे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, मेरे टीचर भी रहे एक्टिंग स्कूल में। वो तो पैंट भी नहीं चेंज करते, व्हाइट पैंट पहनते थे, ऊपर दूसरी शर्ट पहनते थे और स्टार्ट। अब चूंकि वो टैलेंटेड इतने थे कि हर चीज सही लगती थी। बहुत सारे और एक्टर, व्हाइट पैंट का स्टेटमेंट ही बन गया कि मिथुन दा मतलब व्हाइट पैंट। तो बहुत सारे हीरोज तो जरा भी नहीं चेंज करते थे। आज देखिए, हर हीरो, हर हीरोइन ईच फिल्म के अंदर एक डिफरेंट कैरेक्टर प्रेजेंट करना चाहते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सो जैसे आप अपन बात कर रहे थे आपकी जर्नी शुरू करने के बाद, ये कीड़ा लगा कैसे आपको? मतलब वो क्या पॉइंट था कि आपको लगा कि बस यही करना है मुझे? ब्रदर ऐसा है पराग कि जब पढ़ाई कर रहे थे ना कॉमर्स कॉलेज में, वो कॉलेज की ऐसी प्रेस्टीज है कि आप श्रीराम कॉलेज में हैं तो आसपास के कॉलेजेस में भी आपका बहुत दबदबा है, यानी कि आप पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होंगे, वो आज भी सत्य है, तो ही आप श्रीराम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। वहां पर ज्यादा आर्ट ये वो वगैरह नहीं होता था। मुझे चूंकि मैं इंटरेस्टेड था आर्ट में, एक्टिंग में, तो मैंने पहले ही साल फाइन आर्ट्स के सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा, फाइन आर्ट्स का सेक्रेटरी बन गया। वो मेरा बैचमेट है, मेरे मित्र हैं रजत शर्मा। रजत शर्मा मेरे बैचमेट हैं, मेरे मित्र हैं, बल्कि वो कई बार रजत मुझे कहते हैं कि मैंने एक ही आदमी के लिए कैंपेनिंग की है, दैट इज यू। अच्छा। हाँ, क्योंकि कॉलेज में मैं फाइन आर्ट्स के सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहा था, तो आज लोगों को, स्टूडेंट्स को कन्विंस करना है, तो रजत। फिर मैं फाइनल ईयर में फाइन आर्ट्स के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था, तो उसके लिए भी, तो ही इज अ डियर फ्रेंड एंड ही कीप सेइंग दिस। तो कला में मेरा रुझान था, मैंने उधर एक्टिंग करता रहता था। मैंने फाइन आर्ट्स को थोड़ा और विद द हेल्प ऑफ one of the professor who's becomes a like your guide and head of the fine arts, वहाँ प्लेस वगैरह किए, बहुत प्लेस किए, तो इंटरेस्ट था मेरा, पर इसे करियर बनाएंगे ये कभी नहीं सोचा था। इवेंचुअली बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ने कुछ ऐसा फीलिंग दिया कि नहीं यार। और फिर मेरे फादर साहब बहुत एनकरेजिंग थे, वो भी खुद आर्टिस्ट थे, राइटर थे, कलाकार भी थे। तो उन्होंने कहा कि अगर ये बात तुम्हारे मन में रह गई, अपने आप को कोसोगे पूरी जिंदगी भर, और हमें भी कोसोगे कि मैं बनना एक्टर चाहता था। अब देखिए, मैं नंबर 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, या मैं चेयरमैन ऑफ अ बैंक हूँ, या मैं कॉमर्स की पढ़ाई से ऐसा सब भी होता है, या मैं क्या कहते हैं किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, या कुछ इस तरह की बात। यू ऑलवेज होल्ड दिस अगेंस्ट अस एंड अगेंस्ट यू। गिव योरसेल्फ अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, गो ट्राई, गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम। उस लॉजिकल एनकरेजमेंट से मैं यहां पर आया था। ऑफ कोर्स
कोई टाइम फ्रेम लेकर नहीं आ सकता यहाँ नहीं होता। बट यू अचीव्ड इन दैट टाइम पीरियड? कुछ नहीं हुआ, डिसइल्यूजन्ड, समझ ही नहीं आया, शहर ही नहीं समझ में आया, लोग समझ नहीं आया, कहाँ से स्टार्ट करूँ ही नहीं समझ में आया। जितनी हमारे पास रिसोर्सेज थी वो तो ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं है, तो खाना भी नहीं ठीक से आ रहा। बुरे हालात से और सूखा दुबला हुआ, बुरे हालात, गया उस पीरियड के बाद वापस। कुछ दिन बात ही नहीं करी परिवार से। फादर ने कहा डोंट फील डिफीटेड, व्हाट्स इन योर माइंड? आई सेड एक बार मत जाना मेरे पापा। अब मुझे समझ में आया क्या, एंड देन आई केम इन। क्या बात है। सो हम पांच कैसे मिली, मतलब पहली? लेट सुरेंद्र कपूर साहब ने ये पिक्चर मुझे दी, दिलवाई। अनिल कपूर मेरा एक्टिंग स्कूल का बैचमेट है, मेरा दोस्त है, भाई है। सुरेंद्र अंकल जब पासिंग आउट होता है तो बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स को बुलाया जाता है टू वॉच दी परफॉर्मेंस ऑफ एक्टर्स जिनको मार्क्स दिए जाएंगे। ये भी मार्क्स देते हैं। तो तब रोशन तनीजा एज अ ब्रांड था, अरे मतलब आज भी है, पूरी आज भी इंडस्ट्री उसी की द तरफ। बेस्ट हाँ। एक्टिंग टीचर इन इंडिया। तो वहां पर सुरेंद्र अंकल ने मेरा काम देखा था, हम पांच बननी शुरू हुई। एक दिन मैं तो उनको रोज मिलता था, मुझे हेल्प करते थे यहाँ वहाँ। तो को मिठुन पसंद नहीं करता क्या? पसंद नहीं, तो मेरा दोस्त है, बड़ा भाई है, तो वो किसी और को रेकमेंड कर रहा है एक रोल के लिए, तुझे मिलना चाहिए। बोला मैंने बोल दिया दैट रोल विल बी यू। ऑब्वियसली उन्होंने बोल दिया, कोई प्रोड्यूसर है पिक्चर के, कोई चेंज ही नहीं कर सकता। फिर भी मिठुन के पास गया, मैंने बोला यार मिठुन आप मुझे निकलवा रहे हो रोल से। ये बड़ा एक वो होता है ना कि सब आपस में फिल्म फ्रेटर्निटी बड़े भाईचारे के साथ रहती है और सब, लेकिन फिल्म में कैरेक्टर्स तो उतने ही होना है। हाँ नहीं, बात बहुत सही है, पर सिंपल बात है ना भाई कि अब सपोज कीजिए कि कोई अपॉर्चुनिटी है और कोई आपका मित्र, कोई आपका वेल विशर, मिठुन तो खुद मुझे इतनी हेल्प करते थे, आज भी करते हैं, तो मुझे क्यों निकलवाएंगे? मतलब मेरे को पता ही नहीं था कि तू कर रहा है, खत्म बात। कभी कभी सिर्फ इतनी सिंपल बात होती है। मुझे लगा यार, मैं बोला यार मिठुन तो आप मेरे को निकलवा रहे हो पिक्चर से यार। और जीवन में अक्सर जो गलतियां होती है या बड़े डिसीजन जो गलत हो जाते हैं वो सिर्फ कम्युनिकेशन के अभाव में ही होते हैं। ये सिंपल सी बात थी कि यार मिथुन तो यार निकलवा रहे हो, बोले मेरे को पता ही नहीं था। सो सिंपल। हाँ बिल्कुल, कई बारी, बहुत बारी, अक्सर, नॉट ऑलवेज। आज जमाना बदल गया है, लोग कहते कुछ है करते कुछ है। समय के साथ साथ ये बदलाव भी है। जहां से शुरू हुए थे, हाँ, learn to live with time, learn to accept many things of time. सो उसके बाद आपकी लगातार फिर फिल्में चलती रही, लेकिन खलनायक ये आपका सोचा समझा वो था कि खलनायक ही बनना है? 100% सोचा समझा, नॉट एट द स्टार्ट ऑफ द करियर। जब एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग की ट्रेनिंग खत्म हो गई, पढ़ाई में एज ए टीचर लग गए, समझते समझते ध्यान आया, फिल्में देखी, आसपास की सक्सेस देखी, कॉमर्स की पढ़ाई को यूज किया कि सक्सेसफुल यहाँ पर ब्रांड्स हैं। भाभी का रोल, वो 4 एक्ट्रेसेस हैं। माँ का रोल, 3 लेडीज हैं। हाँ। बहन का रोल, 4 पीपल वर पॉपुलर। खलनायक, प्राण साहब, प्रेम चोपड़ा जी, ये वो। हीरो, रोमांटिक टाइप हीरो, ये 4 हीरो। थोड़ा टफ हीरो, ये सब क्लियर है। इसमें से आप अगर किसी में करेक्ट फिट होते हैं, करेक्ट सक्सेसफुल हैं, तो आपकी स्टारडम है, रिकॉल वैल्यू है और आपको बहुत काम मिलेगा। दूसरा पहलू यह था कि जब इतने त्याग करके मैं यहाँ एक्टिंग करने के लिए आया था, पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ एकेडमिक करियर छोड़कर, मैं फिर से कहता हूँ, I could have easily been the chairman of some bank, chairman of some multinational company, some big this thing. लेकिन वो सब छोड़कर त्याग करके मैं यहाँ पर आया था, तो मैं चाहता था कि मैं अब सबकी दुआएं, आशीर्वाद, होप, एक्सपेक्टेशंस, सैक्रिफाइसेस
मैं चाहता था कि ऐसा ना हो 5-4 साल एक्टिंग में आप एक्टर बने, बाद में फिर आप ठुस-फुस हो गए। पूरी ज़िंदगी एक्टिंग करनी है। और पूरी ज़िंदगी आप एक्टिंग करो, व्हिच इज़ नॉट बेस्ड ऑन योर एज, योर पर्सनल वैनिटी, योर लुक्स। ऐसा कौन-सा रोल है? इसके अलावा ऐसा कौन-सा रोल है जो मैं सबसे बेहतर कर सकूँ? तो वो रोल खलनायक का था। ये डिपेंडेंट नहीं है इस बात पे कि आप हीरो हैं तो 4-5-6 साल के बाद, अब तो फिर भी लॉन्जेविटी है, तब सिर्फ हाँ, नहीं थी। फिर उस वक़्त तो हीरो को बाप के रोल में भी नहीं लेते थे। तो मुझे ये लगा कि एक तो मैं खलनायक का रोल दूसरों से बेहतर कर सकता हूँ। दूसरा, इस रोल का एज से कोई संबंध नहीं है। तो मैंने ये रोल चुना और इसमें मेहनत की। मतलब ये विश्वास होना कि मैं अच्छा खलनायक बनूंगा, मतलब आने से पहले वो आपने सार्थक भी किया। मतलब बैटमैन कह रहे हैं तो बैटमैन बनना अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड है बैटमैन। देखो जी, ब्रांड से आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज यू नो इंडियन सिनेमा में पहली बार है एक एक्टर के द्वारा किए गया रोल, कैरेक्टर, बोला गया संवाद, मेरे कैरेक्टर का नाम था बैडमैन, 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 इतना ही था। टुडे इट इज अ ब्रांड, एक्चुअली अ ब्रांड, अ कंपनी, बैडमैन ग्रूमिंग प्राइवेट लिमिटेड। ओह। बहुत बड़ी कंपनी, ग्रूमिंग की प्रोडक्ट्स बनाती है बैडमैन, जिसमें मेरी तस्वीर है, मेरा नाम है। इट इज हर्बल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, वेदर इट इज शेविंग क्रीम, सोप, फेस वॉश, नाइट क्रीम, इंक्लूडिंग सबसे जो रनिंग प्रोडक्ट है वो है बैडमैन ऊद परफ्यूम, सबसे ज्यादा चल रहा है। तो इससे पहले हुआ नहीं कभी। मतलब आप ये देखो ना कि ये 4-5 जनरेशन, मतलब इतनी जनरेशन निकल गई आपके आने के बाद। अगर आज की भी किसी लड़के को कॉलेज को पूछो बैटमैन, तो उसके दिमाग में क्लियर है गुलशन वोरा का हाँ चेहरा। हाँ हाँ हाँ। ये एक एक्टर का कल कितना बड़ा अचीवमेंट है। भाई देखिए, कल मैं एक फंक्शन पर गया था, बात कर रहे थे तो उनका जिनके फंक्शन में उनका ग्रैंड चाइल्ड था, तो उन्होंने बोला कि ही यूजेस योर बैडमैन परफ्यूम, कि ये तो आउट ऑफ द वे बात थी वहां पर। तो मैंने कहा यार, ये यंगस्टर को बैडमैन मालूम है, बैडमैन परफ्यूम मालूम है। उसको ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री से इतना कंसर्न नहीं था, यंग लड़का था। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये बैडमैन, ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज टू ग्रेट डायरेक्टर सुभाष घई, जिन्होंने ये सोचा नाम, सोचा ये डायलॉग, मुझे उस रोल में लिया और इतना अच्छा काम करवाया। और लगातार इतने सालों से आप एक क्या होता है ना, एक एक्ट कोई भी आर्टिस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है जब स्टेब्लिश हो जाता है, लेकिन आपने अपने कैरेक्टर्स को कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया पूरे। तो व्हाट कीप्स यू इंस्पायर? कैरेक्टर्स तो छोड़ दीजिए, आपकी पोजीशन, आपकी रिलेशनशिप, आपकी क्या कहते हैं काबिलियत, किसी भी चीज को आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए। ओवरऑल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, लेकिन टेकन फॉर ग्रांटेड तो इम्पॉसिबल सी चीज है। और मैं तो यूं समझता हूं कि मतलब जैसे मैं पहले दिन शूट में परिवार वालों को बोलता हूँ ज़्यादा फ़ोन वोन मत करना, सबको पता भी है उठाने वाले नहीं है फ़ोन, जब तक इनके 1-2 सीन हो नहीं जाएंगे। मिलने वालों को तो इम्पॉसिबल है कि शुरू के 2-3 दिन ना आना, कोई नहीं आना। तो कई लोग घर जाके सोचते हैं कि करीब 500 पिक्चरों में गुलशन ग्रोवर ने एक्टिंग की, हॉलीवुड की फिल्मों में एक्टिंग की, फ्रेंच फिल्म, जर्मन फिल्म, इटालियन फिल्म, मलेशियन फिल्म, स्पेनिश फिल्म, ऑस्ट्रेलियन फिल्म, पोलिश फिल्म। और ये पहले 1-2 दिन बोल रहा आई आई नीड टू कंसंट्रेट यार, आई नीड टू बी इन दिस थिंग। मेकअप वाले भी ज़्यादा आके इधर-उधर की बात नहीं कर सकते कि मुझे कंसंट्रेशन चाहिए, मुझे ज़रा अपने सीन पे ध्यान देना है। कई बार तो मैं अपने यंगर एक्टर बोलता हूँ, भाई मैं ज़रा वीक एक्टर हूँ, मुझे छोड़ दो यार, मैं थोड़ी मैं इधर-उधर की बातें करते हैं, सर वी सॉ योर फिल्म सर, वी आर सच अ ग्रेट फैन ऑफ दैट सर, आई लव यू, छोड़ दो यार, मैं ज़रा ध्यान देने दो। क्योंकि मैं कुछ भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहता। इसके अलावा मैं कोई
सिंसियरिटी की एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, उसी से कुछ निकलता है जो मेरे काम को और अच्छा बनाता है। तो आई बिलीव इन दैट एंड आई रियली लाइक टू से आई नो वंडरफुल एक्टर्स जो हंसते खेलते मजाक करते ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं कि यार इन्होंने कब कंसंट्रेट किया। वो सब कॉन्शियस लेवल पे कंसंट्रेट कर लेते हैं, वो उनकी काबिलियत है जिसे मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मुझ में नहीं है वो, मुझे टाइम चाहिए आराम से। दूसरों को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, शूटिंग नहीं रोक रहा, पर मुझे छोड़ दीजिए। मेकअप मैन आके कोई दूसरी बात, कोई इधर की बात, गेट आउट। मतलब जो पिछली मुलाकात में मैंने आपसे कहा भी था कि गुलशन ग्रोवर इज द ओनली एक्टर इन आवर इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, जो ट्रूली इंटरनेशनल है, कि आपने दुनिया भर के तमाम सारे सिनेमा में काम किया। जी देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स मैं पहला भारतीय एक्टर नहीं हूँ जिसने हॉलीवुड की फिल्मों में काम किया, लेकिन मैं पहला भारतीय कमर्शियल सिनेमा का एक्टर हूँ जिसने एक फिल्म इंडस्ट्री से इंटरनेशनल हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ट्रांजिशन का ट्रेंड शुरू किया। मैंने जब मैं हॉलीवुड की फिल्मों में काम करने गया तो मैंने मुझसे पहले कबीर बेदी साहब, सईद जाफरी साहब, परशिद खम्बाटा और बहुत सारे एक्टर्स उन्होंने काम किया था वहाँ की फिल्मों में, पर वो भारतीय मूल के एक्टर विदेश में ही रहते थे, विदेश में ही काम करते थे। मैंने कहा मैं काम अपनी इंडियन फिल्म्स में करूँगा, इंडिया में ही रहूँगा, मैं आपके यहाँ पर अपने क्राफ्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आया हूँ। मैं आपकी फिल्म में काम करूँगा, मैं वापस अपने देश चला जाऊँगा। उनको बात समझ में नहीं आई। If you want to work in Hollywood, you got to live here. You have to get a green card, be available to us for auditions. We should be able to, get you right away and talk to you. And I said, what about Jean Reno? He's a French actor. He works in French films. आपकी फिल्म में काम करता है, अपने फ्रेंच सिनेमा में चला जाता है. What about Hugh Grant? British actor, British फिल्मों में काम करता है. Nicole Kidman, Australian actors. Harvey Bardem, Antonio Banderas. उस वक्त ये जैकी चैन आया नहीं था, जैकी चैन। तो ये सारे एक्टर्स अपनी अपनी कंट्री के स्टार्स हैं, अपनी अपनी कंट्री की फिल्मों में काम करते हैं, उस सिनेमा से जुड़े हैं, वहाँ की जनता उनको प्यार करती है, वो आपके सिनेमा में आकर काम करके अपने देश चले जाते हैं। तो हम भारतीयों के लिए अलग मतलब सिस्टम क्यों? गरज मेरी थी, जरूरत मेरी थी, तो मैं हक से तो नहीं लड़ सकता था, उनसे कोई क्रांति तो नहीं कर सकता था। मुझे उन्हें धीरे धीरे समझाना पड़ा कि दैट आई नीड टू गो बैक, हाँ, कि दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। उसका रिजल्ट ये है, देखिए आज ऊपर वाले की कृपा से, कि आई क्रिएटेड अ मड पाथ बिटवीन बॉलीवुड एंड हॉलीवुड एंड इंटरनेशनल सिनेमा, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट mud path is being cemented by my colleagues, like whether it is Priyanka Chopra, whether it is late Irfan Khan, whether Deepika and many other actors, that you go there, work and come back, and that was not acceptable at that time. आज जैसे मेरा बेटा संजय ग्रोवर हॉलीवुड के फिल्म स्टूडियो MGM में कुछ पिछले 10-12 साल से फिल्म प्रोड्यूसर है, वहीं पे उसने पढ़ाई की, वहाँ के UCL। तब अपनी बात हुई जब वो गए थे। मेरे बेटे संजय ग्रोवर ने UCLA से बिजनेस ऑफ हॉलीवुड एंड बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट की पोस्ट ग्रेजुएशन की, और वो अब वहाँ के सिनेमा से, वहाँ की सिनेमा के सिस्टम से, वहाँ की फिल्म प्रोड्यूसिंग से, वहाँ के स्टूडियो से जुड़ा हुआ है हर चीज़ से। तो ये बहुत प्राउड और फख्र की बात है कि एक यंगस्टर जो कि एक फिल्म कलाकार का बेटा है, वो वहाँ के सिनेमा से इस प्रकार से इतनी अंदर तक जुड़ा है और वहाँ पर काम कर रहा है। ऑफ कोर्स अब हम संजय को, मेरे बेटे को, बहुत मिन्नतें करके, जैसे फिल्मों में सीन होते हैं, बेटा बूढ़ा बाप अब अकेला नहीं रह सकता, नहीं अब अकेला सब गड़बड़ है, घर वापस आओ, घर वापस आओ। संजय को घर वापस ले आए हैं और अब वो यहाँ फिल्में बना रहा है, एक्टिंग भी कर रहा है, और क्या कहते हैं कि बहुत जल्दी लोगों से उसकी मुलाकात होगी सभी से,
और जिस प्रकार से मुझे ढेरों आशीर्वाद मिला सबका, मेरे बेटे संजय को भी ढेरों आशीर्वाद मिले, ऐसी मैं ऊपर वाले से कामना करता हूँ। आपने यू अचीव्ड योर एक माइलस्टोन है बैटमैन। अब कुछ ऐसा कोई रिग्रेट बचता है जीवन में कि यार ये और हो जाता तो मजा आ जाता? मैं नहीं समझता कि मैंने कुछ ऐसा ग्रेट अचीवमेंट कर ली है या कर चुका हूँ। ये कोई डायलॉग नहीं है, ये कोई सोचा हुआ सेंटेंस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे ऐसा भी लगता है कि लोग, फैंस, फिल्म मेकर्स, ये बहुत मैग्नानिमस थे, बहुत दयावान थे कि जिन्होंने मेरी अधपकी परफॉर्मेंसेस को इतना सराहा। अब जो मेरे अंदर काबिलियत आई है, जो समझ आई है परफॉर्मेंस करने की, बाय एक्सपोजर टू वर्ल्ड सिनेमा, बाय बीइंग, तो संजय पूरी क्लास लेता है। आप शूट करने जा रहे हो, क्या करने वाले हो, कैसे प्ले करोगे इस कैरेक्टर को। तो यंगस्टर से देखकर, सीखकर जिस प्रकार का अभिनय आज हो रहा है और जिस प्रकार के सुंदर जबरदस्त कलाकार आज इस पूरे मंच पर हैं, तो मुझे लगता है कि देयर इज सो मच टू डू एंड देयर इज सो मच दैट आई विल डू एंड देयर इज सो मच दैट आई एम डूइंग। जैसे इस वक्त मैं शूट कर रहा हूँ फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय करण जौहर एंड गुनीत मोंगा, जिसकी शूटिंग चल रही है, जिसमें आयुष्मान खुराना और सारा अली खान के साथ शूटिंग चल रही है। मैं शूट कर रहा हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट वेब सीरीज कॉल्ड मटका किंग। सिद्धार्थ राय कपूर प्रोड्यूस कर रहे हैं अमेजोन के लिए, एंड नागराज जिन्होंने ज़बरदस्त फिल्म बनाई है, वो डायरेक्ट कर रहे हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग काम मैं इस वक्त कर रहा हूँ, ऊपर वाले की कृपा से। क्या बात है। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आज कोई भी यहाँ पे स्थायी रूप से नहीं रहता है, आने वाले समय में जब हम आप नहीं रहेंगे इस दुनिया में, किस रूप में आप जाना चाहते हो? ब्रदर, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। उससे 10-15 साल पहले महेश भट्ट साहब एक शो करते थे। महेश भट्ट साहब का मेरे करियर पे, जीवन पे बहुत आभार उनका। विदाउट मेकअप करके शो करते थे। तो उन्होंने एक सवाल पूछा, व्हाट वरीज यू द मोस्ट, व्हाट डू यू सी? आई सेड, उस समय अखबार में ऑबिचुरी आती थी, मतलब मेरे चले जाने की न्यूज किस जगह पर आएगी, इसकी बड़ी चिंता है मुझे। कि उस समय ना ऐसे कुछ 7वें पेज पे एक छोटा सा आ जाता था, इतना मीडिया नहीं था, अब तो बहुत शोर शराबा होता। एंड जब आप उसे डिसाइफर करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इस शख्स का भी तो कला से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, पर इसकी न्यूज़ तो 7वें-8वें पेज पे नीचे कहीं छोटी सी जगह पे लिखी है। अखबार ही होता था उस समय। उसकी बहुत चिंता होती है मुझे। इस चिंता से आपको लगता है कि और अचीव करेंगे, और अचीव करेंगे, और अचीव करेंगे। महेश भट्ट साहब को ये बड़ा स्ट्रेंज लॉजिक लगा। अच्छा, मन में आया, मैंने बोल दिया। मैंने तो सोचा नहीं कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं और किस प्रकार से इसे आप डिसाइफर करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि कोई ज्यादा किसी को याद नहीं रखता अब। कोई ज्यादा किसी की कला, किसी के किए हुए काम की ऐसी सराहना नहीं होती, क्योंकि ऐसे ऐसे कलाकार, ऐसे ऐसे फिल्म मेकर्स, ऐसे ऐसे फिल्म से जुड़ी हुई शख्सियत, जिनके लिए हमारे मन में बेइंतहा सम्मान है, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को क्या बना दिया, जिनके कंट्रीब्यूशन भूल गए लोग। कोई खास याद नहीं रखते, कोई खास उनके फंक्शंस नहीं होते, उनके सिनेमा को लेकर, उनके परफॉर्मेंसेस को लेकर कुछ ऐसा सराहा नहीं जाता। फिल्म मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, सॉन्ग राइटर्स हैं, म्यूजिक राइटर्स हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा ये ख्याल है कि जितने समय आप हो, आप काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें और बेहतरीन काम करें, पूरी लगन से काम करें। बाद में देखा जाएगा। बस यस, ऑफ कोर्स, जब भी खलनायकों
का जिक्र होगा तो बैटमैन को कौन भूल सकता है। एग्जैक्टली।